everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and today I'll be discussing another method of calculating price elasticity of demand, which is total expenditure method. I have already given introduction of this chapter and we have also discussed one of its method. What is that? Your percentage and proportionate method. So all of those who haven't seen those video, please do watch them. Link will be given in the I button. So please do watch them. And now we are starting with total expenditure method. Now in this, obviously this is different from the previous one क्योंकि previous जो भी method था उसमें direct formula given था. We are writing the formula and we are placing the values and we simply get a ED. इस केस में क्या है? Here also we have one formula जो कि बहुत ही basic और journal है. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है. सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होगा क्या? क्वांटिटी इनटू प्राइस. दैट मीन्स वॉट एवर क्वांटिटी यू आर डिमांडिंग, जितनी भी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हो, दैट मल्टीप्लाइड विद प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. ठीक है, इससे आपको टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा एंड दिस इज द ओनली फॉर्मूला. बट दैट्स नॉट इनफ. यहीं पे आपको कहानी खत्म नहीं करनी है. आपको इस फॉर्मूला को अब ऑब्जर्व करना है ना. टोटल एक्सपेंडिचर हमारा Q इंटू P निकला. दैट मीन्स हमारा क्वांटिटी और प्राइस ही हमें एक्सपेंडिचर दे रहा है, राइट? दैट मीन्स एनी वेरिएशन इन योर प्राइस विल इफेक्ट योर क्वांटिटी. ये तो अभी तक हम पढ़ते ही आए कि कोई भी वेरिएशन अगर हमारे प्राइस में हो रहा है, इट इज कॉजिंग चेंज इन आवर क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन अब एक और चीज़ क्या एड ऑन हो गई है कि विद द चेंज इन दिस आवर क्वांटिटी इज चेंजिंग विच विल अल्टीमेटली चेंज आवर टोटल एक्सपेंडिचर. दैट मीन्स इस मेथड पे अभी हम सिर्फ दो ही चीज़ें चेकआउट करेंगे. पहली चीज़ है योर प्राइस एंड विद द चेंज इन प्राइस what change it is bringing on your total expenditure, because of which your elasticity of demand is changing. है ना? तो यही हम चीज़ें इसमें पढ़ेंगे एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैव 3 केसेस. इसी वेरिएशन की वजह से, इन्हीं सारी चेंजेस की वजह से वी हैव 3 केसेस और 3 कैटेगरीज अंडर दिस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. वो कैटेगरीज हैं क्या? पहली है इलास्टिक डिमांड, second is your inelastic demand, and lastly we have unitary demand. right? अब आप बोलोगे मैम ये सारी टर्म्स तो हमने पढ़ी हैं. We have seen all these terms in degrees of elasticity of demand. लेकिन डिग्रीज थी कितनी? हमारे पास 5 थी and there we have only understood what it is. वो है क्या? यहाँ पे सिर्फ 3 डिग्रीज इस्तेमाल हो रही है and here we have to apply these things. जो चीज़ हमने वहाँ पढ़ी है, यहाँ हमें इसको टोटल एक्सपेंडिचर के साथ अप्लाई करना है. देखो पहले हम इलास्टिक डिमांड देखते हैं. इलास्टिक मतलब चेंज इज हैपनिंग. चेंज इज हैपनिंग इन व्हाट? प्राइस एंड योर क्वांटिटी. इन्हीं दोनों में चेंज हो रहा है, इसीलिए वो इलास्टिक है, राइट? एक और चीज हमने इलास्टिक में पढ़ी थी दैट वॉट एवर चेंज इज हैपनिंग इन योर प्राइस इज लेस देन चेंज इन योर क्वांटिटी. जब कभी भी इलास्टिक डिमांड होता है तो जो भी चेंज हमारी क्वांटिटी में आता है ना, वो ग्रेटर होता है हमारे प्राइस के चेंज की वजह से, जिससे हमारा EP दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस और यू कैन से ED दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. है ना? इतना तो हमने पहले ही पढ़ा है. अब इसमें आप इलास्टिक टोटल एक्सपेंडिचर को कैसे इनकलकेट करोगे? यहाँ पे समझो. देखो अभी हम ले रहे केस 1 या कैटेगरी 1 विच इज योर इलास्टिक डिमांड. फॉर्मूला ये है, बट करना हमें, जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को, तो हम उसे करेंगे किस तरीके से? इस तरीके से करेंगे. विल राइट डाउन प्राइस, देन विल राइट डाउन डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड. इन दो चीज़ों के अलावा एक और चीज़ जो ऐड होगी वो क्या होगी? योर टोटल एक्सपेंडिचर. है ना? नाउ सपोज द प्राइस वाज 60 which has reduced to 50. Now when your price was 60, let's assume आप जो डिमांड कर रहे थे, you were demanding 10 units of any commodity. है ना? Now because this price has been reduced to 50, प्राइस फॉल हुआ है, that means आप डिमांड ज़्यादा करोगे. Let's assume आपने 13 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया. दैट मीन्स इंक्रीज हुआ कितना? 3 यूनिट्स और इंक्रीज हो गए. प्राइस के फॉल होने से आपके 3 यूनिट्स इंक्रीज हो गए. इतना तो हमें पता ही है. अब टोटल एक्सपेंडिचर में देखो क्या चेंज हो रहा है.
टोटल एक्सपेंडिचर निकलेगा कैसे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, 60 इंटू 10, दिस इज गिविंग यू 600 एंड 50 इंटू 13, यार ये करना पड़ेगा, दैट मीन्स 650। ओके, अब देखो हुआ क्या, प्राइस के फॉल होने से योर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग। अर्लियर इट वॉज 600 व्हेन योर प्राइस वॉज 60, जैसे ही प्राइस फॉल हुआ आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि अब आप यूनिट्स भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। सो कोई भी ऐसा केस जिसमें प्राइस के इंक्रीज होने से योर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग, दैट इज नोन एज योर इलास्टिक डिमांड एंड दिस विल गिव यू ईपी ग्रेटर देन 1। और इन दोनों के बीच रिलेशनशिप आया कैसा, इनवर्स। सो व्हेनेवर देयर इज इलास्टिक डिमांड, आपके प्राइस में और आपके टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। कैसा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स, राइट। अब सेकंड केस में चलते हैं, इनइलास्टिक डिमांड। देखो जब कभी भी इनइलास्टिक वर्ड यूज होता है आप सीधे क्या समझोगे, इलास्टिक का ऑपोजिट, है ना। अगर इलास्टिक चेंज बता रहा है तो इनइलास्टिक बताएगा कि चेंज नहीं हुआ, यही आप सिंपली बोलोगे, बट ये गलत है, ऐसे नहीं समझना है। आप तो मतलब ये कहना चाह रहे हो कि इनइलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास देखी है वो इस चीज को समझेंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या था कि जो आपका ईपी है या जो आपका ईडी है दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कोई भी चेंज नहीं हुआ है, छोटा सा भी चेंज नहीं हुआ है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, विच इज नॉट इक्वल टू योर इनइलास्टिक। इनइलास्टिक के पीछे परफेक्टली थोड़ी लगा है। इनइलास्टिक का मतलब है कि चेंज हुआ है, चाहे वो थोड़ा सा भी चेंज हुआ है, लेकिन चेंज हुआ है, वो 0 नहीं है। सो इनइलास्टिक का मतलब बनेगा क्या, अगर वो 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर है, लेकिन वो 1 से भी छोटा होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तब तो इलास्टिक बन जाएगा। दैट मीन्स इनइलास्टिक है क्या, इनइलास्टिक एक ऐसी वैल्यू आपको देगा जो 0 से ग्रेटर होगी और 1 से छोटी होगी। दैट मीन्स योर इनइलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, लेस इलास्टिक डिमांड, है ना। क्योंकि लेस इलास्टिक डिमांड की हमने जब डिग्रीज पढ़ी थी, लेस इलास्टिक डिमांड की वैल्यू होती क्या है, ईपी लेस देन 1। दैट मीन्स ये 1 से छोटा है बट 0 से बड़ा है। इन दोनों के बीच जो भी वैल्यू लाई करेगी वो आपकी लेस इलास्टिक होगी। या तो आप लेस इलास्टिक बोल लो या आप इसे इनइलास्टिक बोल लो, ये दोनों इक्वल होंगे। सो डोंट कंफ्यूज इनइलास्टिक विथ परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। सो इनइलास्टिक डिमांड का मतलब यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे आपका प्राइस भी चेंज होगा। प्राइस चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी भी चेंज होगी। अगर प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती वो परफेक्टली इलास्टिक होता। लेकिन मैंने कहा है परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, तो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी चेंज होगी, छोटी होगी लेकिन होगी। अब इसको भी कहाँ समझेंगे यार, चलो यही समझ लो, ठीक है। यहाँ पे भी सेम सेकेंड केस, ठीक है। ये है आपका इनइलास्टिक which is equal to your less elastic demand। यहाँ पे EP is less than 1। अब देखो यहाँ पे है प्राइस, here you have demand and यहाँ पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर। इस केस में भी सेम ले लो, इफ योर प्राइस वाज 60, नाउ दिस हैज रिड्यूस्ड टू 50, तो आप चेक करो डिमांड में चेंजेस क्या हो रहे हैं। प्राइस 60 था, यू वर डिमांडिंग 10 जैसा पहले कर रहे थे। नाउ बिकॉज प्राइस हैज रिड्यूस्ड और डिमांड चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड तो हमेशा बढ़ेगी ही, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है। 10 यूनिट्स था, अब सपोज करो सिर्फ वो 1 यूनिट और बढ़ा, 10 से कितना हो गया 11, चेंज तो हुआ ना, और पॉजिटिव ही चेंज हुआ है। प्राइस के डिक्रीज होने से 10 से हम 11 ज्यादा ही कंज्यूम कर रहे हैं, भले ही एक ही यूनिट कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। अब टोटल एक्सपेंडिचर को चेक करो, 60 इंटू 100 पहले कितना था, इंटू 10 600, 50 पे जैसे ही हो जाएगा 550। अब आप टोटल एक्सपेंडिचर पे चेंज देखो, पहले सिर्फ 60 था, योर एक्सपेंडिचर वाज 600, नाउ व्हेन प्राइस हैज रिड्यूस्ड टू 50, अब आपका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। व्हाई? क्योंकि आप यूनिट्स तो बढ़ा रहे हो लेकिन इसमें जो चेंज प्राइस में आया है दैट इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड। बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया ना इलास्टिक का। इलास्टिक में क्या था, क्वांटिटी डिमांड का चेंज ग्रेटर था प्राइस से, इसलिए वो इलास्टिक था। इन इलास्टिक में क्या होगा, जो आपके प्राइस का चेंज होगा दिस इज ग्रेटर देन चेंज इन द प्राइस ऑफ योर क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ विच ईपी हमेशा लेस देन 1 आएगा।
ठीक है। और प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप अब क्या बन जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन कैसे बनेगा, प्राइस में फॉल हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर में भी फॉल हो रहा है। सो योर इन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज डायरेक्ट। ओके, एंड लास्टली वी हैव लास्ट जो थर्ड केस आता है दैट इज ऑफ यूनिटरी। यूनिटरी तो बहुत ईजी है, यूनिटरी से आप सिंपली समझ सकते हो दैट वन, कोई भी चेंज जो आपको वन दे, वन मीन्स प्राइस और क्वांटिटी में ऐसा चेंज हो रहा है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। दैट मीन्स प्राइस भी चेंज होगा और क्वांटिटी भी चेंज होगी, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर ऐसा आएगा कि आपका एक्सपेंडिचर जितना पहले था आप उतना ही एक्सपेंड करोगे। देखो केस 3 को समझो। ईपी यूनिटरी में होता कितना है, 1, ईपी इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों प्राइस और डिमांड ऑफसेट कर जाते हैं एक दूसरे को। दिस इज प्राइस, दिस इज डिमांड and this is your total expenditure. Now in this case again if your price was 60 it has reduced to 50, तो आपका डिमांड में सपोज करो when your price was 60 10 यूनिट्स ही था। Now because price is reduced डिमांड तो इंक्रीज हो गई। अब सपोज करो यहाँ पे 12 यूनिट्स आपने 2 यूनिट और एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लिए। 60 इंटू 10 टोटल एक्सपेंडिचर ऐसे ही निकलेगा 600, 50 इंटू 12 अगेन 600। तो अब आप ये टोटल एक्सपेंडिचर देखो कितना एक्सपेंड कर रहे हो आप। पहले 600 कर रहे थे और अभी भी कितना कर रहे हो, 600 ही कर रहे हो। दैट मीन्स जो भी चेंज प्राइस में आया है उसने डिमांड को ऑफसेट कर दिया है। बोथ हैव चेंज्ड इक्वली। कहीं पे अगर ग्रेटर होगा कहीं पे लेस होगा तो 1 नहीं आएगा। अगर दोनों एक दूसरे को ऑफसेट कर रहे होंगे 1 आएगा और आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। सो ये 3 चीज़ें थी, 3 केसेस थे जो हमने इसमें समझे। अब आप इसे ना ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ में ड्रॉ करना बहुत ईजी है। पहले हम इलास्टिक का देख लेते हैं। दिस इज सपोज 50 एंड दिस इज 60। ये मान लो 10 यूनिट है और यहाँ पे कहीं 13 है। ओके, सो व्हेन इट वाज 60 आप 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, जब 50 हुआ आपका डिमांड इंक्रीज हुआ। लाइन को ज्वाइन कर लो, ये क्या आ गया आपका इलास्टिक डिमांड। ठीक है, मतलब ईपी ग्रेटर देन 1। इन इलास्टिक ड्रॉ करते हैं। अगेन 50, 60, 10। अब चेंज कितना था, कम था, 11 यूनिट्स का था। 50 पे इट हैज इंक्रीज टू 11, सिर्फ एक ही यूनिट का चेंज आया। यहाँ पे भी ग्राफ ड्रॉ कर लो। सो ये वाला कर्व ज़्यादा फ्लैटर है ना, क्योंकि और हमने ये अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है जितना कर्व फ्लैटर होता जाएगा उतनी इलास्टिसिटी डिमांड की ज़्यादा होती जाएगी। ये कर्व ज़्यादा फ्लैट था इसलिए ईपी ग्रेटर देन 1 था। ये कर्व थोड़ा कम फ्लैट है इसलिए ईपी लेस देन 1 है। और जब बिल्कुल ही इक्वल होगा दैट मीन्स दिस इज 50, दिस इज 60, दिस इज 10 and this is 12. When it was 60 you were demanding 10 units, when it has reduced to 50 you were demanding 12। दोनों को ज्वाइन कर लो, EP इक्वल टू 1। सो ये 3 ग्राफ है इन सारी चीज़ों के। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल से समझते हैं कि कैसे इस मेथड से आप ED को कैलकुलेट करोगे और एक्चुअली कैलकुलेट करना है कैसे। सपोज इफ प्राइस of a commodity falls from 10 rupees to 8 rupees because of which quantity demanded has increased from 80 units to 90 units। क्वेश्चन ऐसा आएगा, what can you say about elasticity, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में क्या कह पाएंगे, सॉल्व इट बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखो ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन है इसे आप परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड से भी कर सकते हो, बट सिंस द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड दैट यू हैव टू सॉल्व इट बाय TE, तो हम TE से ही सॉल्व करेंगे। देखो प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है। प्राइस और क्वांटिटी गिवन है तो आप T निकाल लोगे बहुत ईजिली। प्राइस यहाँ लिख लो, डिमांड यहाँ लिख लो, TE है गिवन ही है। अब देखो TE हम निकाल लेंगे, मतलब प्राइस पहले इनिशियल प्राइस कितना था 10 रुपीज़, फॉल होके कितना हुआ 8। जब प्राइस 10 था
यू वर डिमांडिंग 80 यूनिट्स, अब प्राइस फॉल हुआ है, यू आर नाउ डिमांडिंग 90 यूनिट्स, ठीक है। अब देख लो 10 इंटू 80 कर लो, दिस इज 800 एंड 8 इंटू 9 720। अब आपको चेक करना क्या है, ये तो आपने निकाल लिया, अब आपको चेक करना क्या है, सिर्फ प्राइस के कॉलम को और टोटल एक्सपेंडिचर के कॉलम को चेक करो। प्राइस फॉल हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। जब दोनों फॉल हो रहे थे, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन हो रहा था, तो वो कौन सा डिमांड था, वो आपका था इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड ही तो था। तो आप सिंपली कह सकते हो दैट, लिखा ना, व्हाट कैन यू से अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो वी कैन से दैट आर डिमांड इज इन इलास्टिक। हमारी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, विच इज ईपी लेस देन 1। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई सीन आ रहा है कि आपका प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर पे इनवर्स रिलेशन हो रहा है, दैट मीन्स डिमांड इज इलास्टिक। सेम हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपका यूनिटरी है इलास्टिसिटी। ओके, अब एक बार हम इन सारे कर्व को एक ही डायग्राम में शो करते हैं और इसको क्विकली समराइज करते हैं। ओके, सो अभी जितने भी केसेस बने उन्हें एक साथ लिख लेते हैं और एक ही कर्व, एक ही डायग्राम में तीनों ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी हमने देखा जो भी ये चीज़ें हो रही थी, दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस की वजह से चेंज हो रही थी, और हमें कैटेगरीज अभी तक कितनी मिली हैं, 3 कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरीज क्या क्या थी, इलास्टिक डिमांड, एक था इनइलास्टिक डिमांड, एंड लास्टली वी हैव यूनिटरी डिमांड। ये 3 चीजें थी। ओके, अब प्राइस में चेंज हो क्या रहा था, या तो प्राइस कर रहा था फॉल, दैट मीन्स फॉल इन प्राइस, या प्राइस कर रहा था इंक्रीज, दैट मीन्स राइज इन प्राइस। ये 2 चीजें तो हो रही थी, ठीक है। जब प्राइस फॉल हो रहा था तो इलास्टिक डिमांड में अभी हम विद रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंडिचर देख रहे हैं सारी चीजों को, कि प्राइस के वेरिएशन से टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या। टोटल एक्सपेंडिचर अगर इलास्टिक का है और प्राइस फॉल कर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, राइज। अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो इनइलास्टिक भी क्या करेगा, फॉल, क्योंकि इनइलास्टिक के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, इलास्टिक के साथ क्या, इनवर्स रिलेशन। और अगर फॉल इन प्राइस यूनिटरी में हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज हो रहा था, कांस्टेंट, दैट मीन्स कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, जो पहले था वही था। अगर प्राइस राइज हो रहा है तो इलास्टिक में क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल। अगर प्राइस राइज हो रहा है तो इनइलास्टिक में क्या होगा, राइज, राइज है तो राइज, और टोटल यूनिटरी में इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो ये आप एक क्विक समरी हमने इसके देख ली। अगर हमें इन्हीं चीज़ों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, एक ही ग्राफ में, तो हम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले ना हम इलास्टिक डिमांड बनाएंगे। सपोज करो ये है प्राइस, इनिशियल प्राइस, यहाँ पे हम ले रहे हैं वाई एक्सेस में प्राइस, एक्स एक्सेस में ले रहे हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, प्राइस ये था, सो टोटल एक्सपेंडिचर वाज दिस। सपोज करो यहाँ पे है, now when your price has reduced to P1, in case of elastic demand, प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सपोज ये टोटल एक्सपेंडिचर TE है, प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, विच हैज इंक्रीज टू TE1, एज्यूम कर लो। अगर आप इन 2 डॉट्स को ज्वाइन करोगे, सो आपको ये जो लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन किसकी मिलेगी, इलास्टिक डिमांड की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनइलास्टिक में। सपोज इसको इनइलास्टिक के लिए इसको भी इनिशियल प्राइस मान लो, ठीक है। इस प्राइस पे सपोज करो अगर आपका एक्सपेंडिचर TE1 था, अब अगर प्राइस फॉल कर जाता है P2 पे, तो इनइलास्टिक के टाइम पे, अभी सॉरी यूनिटरी चेक करो, यूनिटरी चेक करो। अभी यूनिटरी के केस में क्या है, सपोज दिस इज योर इनिशियल प्राइस, और इस प्राइस पे आप इतना टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि चाहे कि कोई भी प्राइस हो, चाहे प्राइस फॉल करे या चाहे प्राइस राइज करे, प्राइस फॉल करवा देते तो हमारा तब भी टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स यहीं पे रहेगा फिक्स्ड, है ना। इस डॉट और इस डॉट को जोड़ दो, तो जो आपको ये ग्राफ मिला, ये किसका मिला, यूनिटरी डिमांड का। ओके, अब इनइलास्टिक में आ जाते हैं। इनइलास्टिक के लिए सपोज करो ये आपका इनिशियल प्राइस है जिसमें आपने एक्सपेंडिचर
TE1 करा. Now if your price reduced to P3, तो total expenditure inelastic क्या बोलता है? अगर आपका price reduce होगा तो आपका total expenditure भी reduce होगा. Suppose P3 पे आपने अब टोटल एक्सपेंडिचर इतना आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है. सो अब अगर आप इन डॉट्स को ज्वाइन कर लोगे तो ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी. दैट मीन्स जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इन इलास्टिक डिमांड. सो दिस कैन बी जोन 1, दिस कैन बी जोन 2, एंड जो यहाँ से यहाँ की लाइन है, दिस इज जोन 3. आप एक ग्राफ में भी शो कर सकते हो, आप अलग अलग ग्राफ में भी शो कर सकते हो. So this is all for total expenditure method. अब एक ही method बचा है, that is point and geometric method, that we'll do in my next video. Till then, keep practicing and keep studying.